लिन फान सड़क पर गाड़ी चलाते हुए खुद से बड़बड़ाता है कि ये सामने वाला गाड़ी कैसे चला रहा है। थोड़ी देर के लिए तो लगा जैसे जान ही चली जाएगी। वो गाड़ी वाली लड़की से पूछता है कि क्या वो ठीक है, और फिर कहता है कि चलो कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन तभी कार वाली लड़की उतरकर उससे कहती है कि रुको, तुमने मेरी गाड़ी खराब कर दी है और तुम्हें इसका हर्जाना देना होगा। लिन फान हैरान होकर सोचता है कि टक्कर तुमने मारी और पैसे भी मुझसे ही मांग रही हो। वो कहता है कि अगर मुझे देर न हो रही होती तो मैं यहीं जमीन पर लेटकर तमाशा दिखाता। पर फिर घड़ी देखकर उसे याद आता है कि सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। तो वो लड़की से कहता है कि बेहतर होगा कि तुम सीधे पुलिस को फोन कर दो और बोल दो कि मैं एक्सीडेंट करके भाग गया, और वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में बैठा लिन फान फोन पर बात कर रहा होता है। सामने से अंकल पूछते हैं कि क्या वो लड़की पहुंच गई। लिन फान कहता है कि नहीं, अभी तक तो मैं अकेला ही हूं। अंकल कहते हैं कि थोड़ा इंतजार कर लो, मैं उसे दोबारा फोन करके बोलता हूं। तभी लिन फान की नज़र रेस्टोरेंट में आती हुई उसी लड़की पर पड़ती है जिसने सुबह उसकी गाड़ी में टक्कर मारी थी। लिन फान घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है कि ये बर्फीले चेहरे वाली औरत पोकर फेस वुमन यहाँ कैसे आ गई। कहीं ये सुबह के एक्सीडेंट का कर्जा वसूलने तो नहीं आई। लड़की उसके पास आती है और दोनों एक दूसरे को देखकर लगातार हैरान होकर सोचते रहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आखिरकार लड़की पूछती है कि क्या तुम लिन फान हो। लिन फान अपना पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल देता है कि मैडम, शायद आपने किसी गलत इंसान को पहचान लिया है। मेरा नाम लिन फान नहीं बल्कि लिन जिनफान है। लेकिन लड़की, जिसका नाम लियू यूनेर है, ठंडे लहजे में कहती है कि मेरा नाम लियू यूनेर है। अब चलिए हम शादी की बात का फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। लिन फान मन ही मन सोचता है कि ये मुझे किस तरह की बेजज्बात रोबोट मिल गई है। आंखों में इतना खौफनाक भाव देखकर वो सहम जाता है। फिर उसे याद आता है कि इसका सरनेम भी लियू है और उसके लाइब्रेरी के डायरेक्टर का सरनेम भी लियू है। तो क्या इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता है? लियू यूनेर टेबल पर डायरी खोलकर फिजिक्स के कुछ जटिल फॉर्मूले सुलझा रही होती है। लिन फान उसे देखकर सोचता है कि ये तो डिपर्सन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का सवाल है। लगता है ये लड़की काफी पढ़ी लिखी है। फिर वो अचानक बोल पड़ता है कि तुमने यहाँ कैलकुलेशन में गलती कर दी है। लियू यूनेर चौंक कर पूछती है कि तुमने क्या कहा। लिन फान कहता है कि तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है, एक बार फिर से चेक कर लो। लियू यूनेर गुस्से में पूछती है कि क्या तुम जानते भी हो कि मैं क्या कर रही हूँ। लिन फान बड़ी आसानी से कहता है कि ये बस कणों पार्टिकल्स की कैलकुलेशन का एक साधारण एडियाबैटिक फॉर्मूला ही तो है। लियू यूनेर हैरान होकर पूछती है कि तुम आखिर करते क्या हो। लिन फान बात टालने के लिए कहता है कि मैं तो बस एक लाइब्रेरी में अस्थायी कर्मचारी टेम्प वर्कर हूँ। मेरे पास न गाड़ी है न घर, और महीने की तनख्वाह सिर्फ 1200 युआन है। कुल मिलाकर हम दोनों का कोई मेल नहीं है। लियू यूनेर कहती है कि मैं तुम्हारी हैसियत नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूं कि तुम्हें इस एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन के बारे में कैसे पता। लिन फान टैलेंट दिखाते हुए कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसे हल करने का एक और तरीका भी है। लियू यूनेर कहती है कि क्या तुम गॉसियन इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो? वो तरीका मुमकिन तो है पर बहुत मुश्किल है। लिन फान कहता है कि कोई मुश्किल नहीं है, लाओ मुझे पेन और कागज दो। वो फटाफट फॉर्मूला सॉल्व करके कागज देता है और कहता है कि मुझे अब काम पर जाना है, और वहां से खिसक जाता है। लियू यूनेर उस कागज को देखकर दंग रह जाती है कि क्या ये सच में सिर्फ एक लाइब्रेरी अटेंडेंट है। जब लियू यूनेर जाने लगती है तो वेटर आकर कहता है कि मैडम, आपने बिल पे नहीं किया। लियू यूनेर कहती है कि मैंने सिर्फ 80 युआन का पास्ता खाया था, तुमने 200 युआन क्यों काटे? वेटर बताता है कि आपके साथ जो सज्जन बैठे थे उन्होंने अपने खाने का बिल नहीं दिया। लियू यूनेर गुस्से से लाल हो जाती है कि ये लड़का न सिर्फ एक्सीडेंट करके भागा बल्कि मेरे साथ धोखा भी कर गया। उधर लाइब्रेरी में अंकल फोन करके लिन फान से पूछते हैं कि उस लड़की के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, शादी कब तक करोगे और बच्चे कब प्लान कर रहे हो। लिन फान हंसकर कहता है कि अंकल, आप तो बहुत आगे की सोच रहे हैं। हमारी तो शायद किस्मत में ही मिलना नहीं लिखा था, शायद ये जिंदगी की पहली और आखिरी मुलाकात थी। अंकल कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार मैं किसी और अच्छी लड़की से मिलवाऊंगा। लिन फान पूछता है कि अंकल, आपका और उसका सरनेम एक ही है, वो आपकी क्या लगती है? अंकल बात टालते हुए कहते हैं कि उससे मेरा खास रिश्ता है, तुम काम पर ध्यान दो, तुम्हारी शिकायतें आ रही हैं। दूसरी तरफ लियू यूनेर अपने पिता यानी वही लाइब्रेरी डायरेक्टर से फोन पर पूछती है कि पापा, क्या लिन फान सच में लाइब्रेरी का एक मामूली टेम्पररी वर्कर है? पिता बताते हैं कि उसके रिज्यूमे में सिर्फ हाई स्कूल की डिग्री लिखी थी, इसलिए उसे वही नौकरी मिली। लेकिन डिग्रियां किसी इंसान की असलियत तय नहीं करती। लिन फान दिल का बहुत अच्छा लड़का है। लियू यूनेर गुस्सा होकर सोचती है कि सिर्फ हाई स्कूल पास? वो झूठा इंसान! पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला और तुम्हारी उम्र भी शादी की हो रही है, पर लियू यूनेर चिढ़कर फोन काट देती है। रात को लियू यूनेर अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रही होती है, तभी उसे आगे एक जान पहचान की पीठ दिखाई देती है। वो पास जाकर चिल्लाती है कि तुम मुझे कब तक बेवकूफ बनाओगे। लिन फान घबराकर पीछे मुड़ता है और सोचता है कि अरे, ये तो वही सुबह वाली लड़की है। लियू यूनेर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे?
लिन फान चिढ़कर कहता है कि मैं कोई पागल हूँ जो एक चलती फिरती रेफ्रिजरेटर ठंडे मिजाज वाली औरत का पीछा करूंगा। मैं इसी अपार्टमेंट के कमरा नंबर 304 में रहता हूँ। वो उसे अपनी चाबी और कमरा दिखाकर साबित करता है कि वो बेगुनाह है। लियू युन एर अपने कमरे में जाकर शौक में सोचती है कि ये लड़का तो ठीक मेरे सामने वाले कमरे में रहता है। उधर लिन फान सोचता है कि वो रेफ्रिजरेटर अपने कमरे में क्या कर रही होगी। छोड़ो, मुझे क्या लेना देना। तभी उसके फोन पर लियू यूनेर की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। लिन फान सोचता है कि क्या ये मुझ पर फिदा हो गई है। वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके मैसेज भेजता है। लियू यूनेर मैसेज में पूछती है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। लिन फान जवाब देता है, हाई स्कूल। लियू यूनेर लिखती है कि मुझे यकीन नहीं होता। लिन फान लिखता है, मानना है मानो, वरना मत मानो। तभी लियू यूनेर गुस्से में लिन फान के दरवाजे पर आकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है। लिन फान दरवाजा खोलता है तो लियू यूनेर चिल्लाती है कि तुम थोड़े ईमानदार क्यों नहीं हो सकते? क्या मैं बेवकूफ हूं जो मान लूंगी कि तुम सिर्फ हाई स्कूल पास हो? लिन फान शांति से समझाता है कि दुनिया में बहुत सी अजीब बातें होती हैं, जैसे कि मैं इतना हैंडसम होने के बावजूद सिर्फ एक टेम्पररी लाइब्रेरी वर्कर हूं। ये कहकर वो दरवाजा बंद करके सो जाता है। लियू यूनेर चिढ़ जाती है कि इसने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। अगली सुबह लिन फान जब बाहर निकलता है तो लियू यूनेर को दरवाजे पर खड़ा पाकर डर जाता है कि ये औरत तो सच में पागल है। लिन फान कहता है कि सुबह का सलाम, मुझे लगता है हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो गई है, बैठकर सुलझा लेते हैं। लियू यूनेर मन ही मन सोचती है कि इस लड़के में हैंडसम होने और थोड़ी फिजिक्स आने के अलावा कोई खास बात नहीं है, फिर भी मैं इसे देखकर इतनी चिढ़ क्यों जाती हूँ। वो गुस्से में लिन फान से कहती है कि तुम पछताओगे। लिन फान हंसकर कहता है कि मेरी डिक्शनरी में पछताना शब्द ही नहीं है, और वैसे तुम कल का रेस्टोरेंट का बिल भी भूल गई थी। लिन फान अपनी स्कूटी से निकल जाता है और ट्रैफिक में फांसी लियू यूनेर की कार के बगल से गुजरते हुए चिढ़ाता है कि तुम कार में फांसी रहो, मैं तो चला। लियू यूनेर गुस्से से भड़क उठती है कि यह बंदा कितना बदतमीज है। जब लिन फान लाइब्रेरी पहुंचता है तो उसका साथी कर्मचारी कहता है कि अभी तो ड्यूटी शुरू हुई है, तुम फिर से सो रहे हो? लिन फान कहता है कि बहुत थक गया हूं। तभी उसका साथी उसे बताता है कि सुनो, हमारे कॉलेज डिपार्टमेंट में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके एक बहुत ही काबिल और खूबसूरत महिला प्रोफेसर आई हैं, क्या तुम्हें पता है? अंकल लिन फान से कहते हैं कि हाँ हाँ, तुम बहुत बढ़िया हो, हाई स्कूल पास होने के बावजूद तुम्हें ये सब बातें पता है। फिर वे एक तस्वीर दिखाते हुए कहते हैं कि देखो, ये वही लड़की है। लिन फान जैसे ही उस फोटो को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो शौक में बार बार सोचता है कि ये वही लड़की कैसे हो सकती है। लिन फान को इस तरह घबराता देखकर साथी कर्मचारी पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे कांप क्यों रहे हो? लिन फान बात संभालते हुए कहता है कि मुझे शायद थोड़ी ठंड लग रही है, लेकिन मन ही मन वो खुद को तसल्ली देने की कोशिश करता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ उसकी शक्ल की जैसी कोई और होगी। वो घबराकर पूछता है कि दीदी, इनका नाम क्या है? जवाब मिलता है कि इनका नाम लियू यूनेर है। लिन फान को तुरंत लियू यूनेर की वो धमकी याद आती है कि मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। लिन फान सोचता है कि सब खत्म हो गया, वो तो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, वो एक झटके में मेरी नौकरी छीन सकती है। उधर कैंटीन में लिन फान का एक जूनियर छात्र आकर कहता है कि लिन भाई, आज आप बड़ा हेल्दी खाना खा रहे हैं, क्या मैं आपको अपने खाने से मीट का टुकड़ा दे दूं? लिन फान मना कर देता है कि नहीं, मैं डाइटिंग पर हूं। जूनियर बताता है कि आज कॉलेज में एक नई महिला प्रोफेसर आई है, सुंदर तो बहुत है पर दिल की बड़ी सख्त और बेरहम है। लिन फान पूछता है कि इतनी सख्त क्यों? जूनियर रोने जैसा मुंह बनाकर बताता है कि हमारी किस्मत ही खराब है, पहले ही दिन उन्होंने ऐसा सवाल दिया है कि उसे सुलझाने के लिए 2 दिन का समय दिया है, और अगर सवाल हल नहीं हुआ तो पूरी क्लास के इंटरनल मार्क्स काट दिए जाएंगे। लिन फान पूछता है कि तो तुम लोग क्या करने वाले हो? जूनियर बताता है कि हम लोग सोच रहे हैं कि डिपार्टमेंट के उन सीनियर्स के पास जाएं जो गेम खेलते हैं, अगर कोई हमारा ये सवाल हल कर देगा तो हम गेम में एक बहुत ही कीमती और लेजेंडरी तलवार थंडर फ्यूरी विंड सीकर ब्लेड उसे दे देंगे। गेम की उस कीमती तलवार का नाम सुनते ही लिन फान की आंखें चमक उठती हैं। वो कहता है कि बात सीधी क्यों नहीं करते, सवाल मुझे दिखाओ, उस हथियार का असली हकदार सिर्फ मैं हूं। जूनियर हंसकर कहता है कि लिन भाई, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, पर यह क्वांटम मैकेनिक्स का सवाल है, आप किसी और को ढूंढने दीजिए। लिन फान सवाल देखता है और मन ही मन सोचता है कि ये तो फ्री पार्टिकल मोमेंटम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी का सीधा सा कैलकुलेशन है, इसमें क्या मुश्किल है, बस वेव फंक्शन, स्टेट वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है। पर जूनियर को लगता है कि लिन फान बस बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है। लिन फान मन ही मन सोचता है कि गेम की उस तलवार की कीमत कम से कम हजारों रुपए होगी, मुझे ये सवाल हर हाल में हल करना ही पड़ेगा। तभी लिन फान के फोन की घंटी बजती है। लाइब्रेरी के डायरेक्टर अंकल का फोन आता है कि लिन फान, तुरंत मेरे कैबिन में आओ। कैबिन पहुंचते ही डायरेक्टर अंकल बड़े प्यार से बैठाते हैं और चाय ऑफर करते हैं। लिन फान पूछता है कि अंकल क्या बात है? डायरेक्टर कहते हैं कि मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, क्या तुम मना तो नहीं करोगे? लिन फान कहता है कि गैर कानूनी काम छोड़कर आप जो कहेंगे मैं करूंगा। डायरेक्टर पूछते हैं कि क्या तुम घर जमाई इन लॉ/मैट्रिलोकल मैरिज बनने के लिए तैयार हो? लिन फान हैरान होकर सोचता है कि ये क्या हो रहा है, अंकल तो सीधे शादी और घर जमाई बनने की बात पर आ गए। वो घबराकर कहता है कि अंकल, मैं थोड़ा पुराने ख्यालों का मर्द हूं, मुझसे ये सब नहीं होगा। डायरेक्टर कहते हैं कि आज 2026 का जमाना है, इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? लिन फान साफ मना कर देता है कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। डायरेक्टर कहते हैं कि चलो छोड़ो, चाय पियो। फिर पूछते हैं कि क्या तनख्वाह बढ़वाना चाहते हो? लिन फान मना कर देता है। डायरेक्टर परेशान होकर कहते हैं कि तुम आखिर चाहते क्या हो? लिन फान कहता है कि बस सुकून की जिंदगी जीना चाहता हूं। शाम को काम खत्म करके लिन फान घर लौटने लगता है। वो सोचता है कि आज जल्दी निकल रहा हूं तो शायद उस बर्फीली प्रोफेसर लियू यूनेर से सामना नहीं होगा, लेकिन रास्ते में उसे लियू यूनेर खड़ी दिखाई देती है, जो एक सुकून भरे और संतुष्ट चेहरे के साथ खड़ी होती है।
लिनफान उसे देखकर डर जाता है कि ये औरत बहुत खौफनाक है, इससे दूर रहना ही बेहतर है। वो सोचता है कि जल्दी से खाना खाकर उस छात्र का सवाल हल करता हूं ताकि गेम की वो तलवार मिल सके। रात को लिनफान काम पर लग जाता है। सवाल देखते ही वो मुस्कुराता है कि ये तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले से 1 मिनट में हल हो जाएगा। सवाल हल करके वो सोने चला जाता है। अगली सुबह लिनफान 10 मिनट जल्दी घर से निकलता है ताकि लियू यूनेर से बचा जा सके, लेकिन लिफ्ट में लियू यूनेर सामने मिल ही जाती है। लिनफान उसकी महक पहचान कर कहता है कि तुमने शैनल शैनल का परफ्यूम लगाया है ना। सच कहूं तो ये तुम्हारी पर्सनैलिटी पर सूट नहीं करता। अगर तुम्हें हल्की खुशबू पसंद है तो मिस डियोर लगाया करो। लियू यूनेर गुस्से से लाल हो जाती है और सोचती है कि ये आदमी परफ्यूम के बारे में इतना सब कैसे जानता है। जरूर इसकी नीयत खराब है। वो लिनफान को चिल्लाकर लफंगा परवर्ट कह देती है। लिनफान हैरान रह जाता है कि मैंने तो बस सलाह दी थी, इसमें लफंगे वाली क्या बात थी। यूनिवर्सिटी में लिनफान उस छात्र को पर्चा थमाते हुए कहता है कि ये 100% सही सोल्यूशन है, बस मुझे मेरी तलवार दिलवा देना। फिर लिनफान केएफसी में खाना खाने चला जाता है क्योंकि आज डिस्काउंट का दिन था। वो बर्गर, चिकन विंग्स, कोल्ड ड्रिंक और फ्राइज ऑर्डर करता है। जैसे ही वो फ्राइज का इंतजार कर रहा होता है, उसकी नजर पास से गुजरती लियू यूनेर पर पड़ती है। लिनफान घबराकर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन लियू यूनेर सीधे उसकी टेबल पर आकर बैठ जाती है और उसका खाना अपनी तरफ खींचकर खाने लगती है। लिनफान हैरान होकर देखता रह जाता है। लियू यूनेर उसे एक फ्राई हाथ में थमाकर कहती है कि इसे खाओ। लिनफान कहता है कि मुझे भूख नहीं है, तो लियू यूनेर डांट कर कहती है कि चुपचाप खाओ। खाना खाने के बाद लियू यूनेर ठंडे लहजे में कहती है कि एक निवाले के 100 युआन हुए, हिसाब कर लो। लिनफान भड़क जाता है कि तुम्हारे खानदान में सब डाकू थे क्या? मेरे पास पैसे नहीं है, जो करना है कर लो। लियू यूनेर मुस्कुराकर कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। लिनफान मन ही मन सिर पीटता है कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूं। फिर लियू यूनेर उससे पूछती है कि तुमने फिजिक्स पढ़ने का फैसला क्यों किया था। लिनफान कहता है कि क्या इसके लिए भी वजह चाहिए, तुमने भी तो वही पढ़ा है। फिर लिनफान पूछता है कि क्या तुम सच में 28 साल की हो, तुम तो 24 की लगती हो। लियू यूनेर चिढ़ जाती है कि क्या किसी लड़की से उसकी उम्र ऐसे पूछी जाती है। लिनफान सोचता है कि अरे यार, गलतफहमी और बढ़ गई। लिनफान कहता है कि कल के रेस्टोरेंट के खाने के पैसे मुझे तुम्हें देने थे, कितने हुए बताओ, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ। लियू यूनेर मना कर देती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे कर्जदार रहो ताकि तुम्हारे दिल में गिल्ट रहे। लिनफान सोचता है कि पैसे नहीं ले रही तो ड्रामा ही कर लेता हूँ, और कहता है कि नहीं नहीं, मैं ये कर्जा जरूर चुकाऊंगा। लियू यूनेर तुरंत अपना क्यूआर कोड निकालती है और कहती है कि ठीक है, फिर स्कैनर निकालो और पे करो। लिनफान देखता ही रह जाता है। लियू यूनेर घमंड से कहती है कि अब से मैं तुम्हारी मालिक हूं। दरअसल हुआ ये कि थोड़ी देर पहले जब लिनफान नाटक कर रहा था कि वो पैसे लौटाना चाहता है, तो लियू यूनेर ने उसकी चालाकी पकड़ ली। उसने लिनफान से तुरंत एक बार में 1600 युआन चुकाने को कहा। महीने के आखिर में खाली जेब रहने वाला लिनफान इतने पैसे एक साथ नहीं दे सकता था, इसलिए उसके पास किश्तों ईएमआई में पैसे चुकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो सीधे लियू यूनेर के बिछाए जाल में फंस रहा है। लियू यूनेर एक एग्रीमेंट थमाते हुए कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर तुम 3 साल के अंदर मेरा कर्जा नहीं चुका पाए तो तुम्हें पूरी जिंदगी मेरा नौकर बनकर रहना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लेते ही लिनफान का दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचता है कि मेरी जैसी आर्थिक हालत है, उसमें 3 साल तो क्या, मैं 10 साल में भी ये कर्जा नहीं चुका पाऊंगा। बेबस होकर लिनफान दस्तखत करके कागज लियू यूनेर को दे देता है। लियू यूनेर कागज समेट कर उठती है और ठंडे लहजे में कहती है कि समय पर किश्तें भरते रहना। लिनफान सोचता है कि लो, ये औरत तो अब मेरी पक्की महाजन बन गई। वो बुझे हुए दिल से लाइब्रेरी में अपनी डेस्क पर लौटता है और शाम तक जैसे तैसे काम करके घर पहुंचता है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में छात्र लियांग शुचाओ परेशान था क्योंकि पूरी क्लास में कोई भी लियू यूनेर का दिया हुआ सवाल हल नहीं कर पाया था। कोई रास्ता न देखकर लियांग शुचाओ ने वही जवाब जमा कर दिया जो लिनफान ने उसे लिख कर दिया था। लियू यूनेर असल में इस कठिन सवाल के जरिए क्लास में अपना खौफ और दबदबा बनाना चाहती थी, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इसे सच में हल कर देगा। जवाब देखकर लियू यूनेर शौक में आ जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि लियांग शुचाओ जैसा स्टूडेंट फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले से यह सवाल हल कर सकता है। क्लास खत्म होते ही वो लियांग शुचाओ की तरफ इशारा करके कहती है कि मेरे कैबिन में आओ। लियांग शुचाओ डरते डरते कैबिन पहुंचता है और लियू यूनेर के पूछने से पहले ही सब उगल देता है। वो कहता है कि प्रोफेसर लियू, मैं सच स्वीकार करता हूं, ये मैंने हल नहीं किया है। एक लिन नाम के बंदे ने मेरी मदद की थी और उसने इसके बदले मुझसे गेम के काफी पैसे भी ऐंठ लिए हैं। अलिन नाम सुनते ही लियू यूनेर के दिमाग में तुरंत उसी बदतमीज और चालाक लिनफान का चेहरा घूम जाता है। वो गुस्से में सोचती है कि ये कमीना इंसान हर जगह मेरे प्लान में अड़ंगा क्यों डालता है। वो छात्र से कहती है कि तुम जाओ और ये बात किसी को मत बताना, वरना तुम्हें सब्जेक्ट में 0 मार्क्स मिलेंगे। छात्र तुरंत कहता है कि जी प्रोफेसर, मेरी जुबान बहुत पक्की है, मरते दम तक किसी को नहीं बताऊंगा। शाम को लिनफान जैसे ही अपने अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर पहुंचता है, उसे दरवाजे के पास वही रेफ्रिजरेटर लियू यूनेर खड़ी दिखाई देती है। लिनफान मजाक में बड़बड़ाता है कि यहाँ चोरों की तरह चुपके से क्या कर रही हो। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस पर क्या मुसीबत आने वाली है। जैसे ही वो चाबी निकालकर दरवाजा खोलने लगता है, अचानक एक जोरदार धप की आवाज होती है। लियू यूनेर उसे दीवारों के बीच घेर कर वॉल स्लैम फेब कर देती है। उसकी आंखों में भयानक गुस्सा देखकर लिनफान सहम जाता है। लियू यूनेर चिल्लाकर पूछती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो, क्या तुम मेरे बाप के भेजे हुए जासूस हो। लिनफान घबराकर कहता है कि अरे मैडम, पहले ये तो देखो कि तुमने मुझे दीवार से सटा रखा है और मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं तो बस तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ। और वैसे तुम्हारा बाप कौन है? क्या वो कोई बहुत बड़ी हस्ती है जो मुझे उसे जानना चाहिए? और मेहरबानी करके पहले अपना हाथ हटाओ। लियू यूनेर गुस्से में पूछती है कि मैंने स्टूडेंट्स को जो फ्री पार्टिकल मोमेंटम का सवाल दिया था, क्या वो तुम जैसे नीच इंसान ने हल करके दिया था?
लिन फान मन ही मन उस छात्र लियांग शुचाओ को कोसता है कि उस धोखेबाज ने मुझे बेच दिया, पर फिर सोचता है कि चलो ये तो मुझे पहले से पता था। वो साफ बोल देता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने ही हल किया था। लियू युन एर हैरान रह जाती है कि ये बेशर्म इंसान अब तो नाटक भी नहीं कर रहा। वो पूछती है कि तुमने उनकी मदद क्यों की, तुम्हें पता है तुमने मेरा पूरा प्लान बिगाड़ दिया। लिन फान सोचता है कि अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि मैंने गेम के हथियार के लिए ये सब किया, वरना ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो वो लच्छेदार बातें बनाते हुए कहता है कि मेरा मानना है कि छात्रों को डरा धमकाकर या कड़े नियमों से फिजिक्स नहीं सिखाई जा सकती। उन्हें धीरे धीरे मौजेदार तरीके से प्रेरित करना चाहिए ताकि उनकी दिलचस्पी जागे। तुम्हारे इस तरीके से तो बच्चे फिजिक्स से नफरत करने लगेंगे। लियू यूनेर पूछती है कि क्या सच में तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। लिनफान नाटक करते हुए कहता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। यकीन न हो तो मैं इस गैलरी के बल्ब की कसम खाता हूं कि मेरी एक एक बात सच है। अभी उसके मुंह से कसम निकली ही थी कि पट से बल्ब का फ्यूज उड़ जाता है और धमाका हो जाता है। लियू यूनेर घूरकर पूछती है कि अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। लिनफान तुरंत प्रोफेसरों वाली टोन में ज्ञान फैलने लगता है कि बल्ब का टंगस्टन फिलामेंट इस्तेमाल के साथ भाप बनकर पतला होता जाता है, और जब वो हद से ज्यादा पतला हो जाता है तो टूट जाता है। लियू यूनेर चिढ़कर कहती है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। लिनफान मुस्कुराकर कहता है कि अरे भला कोई पीएचडी प्रोफेसर भी बेवकूफ होता है, ये तो बस एक इत्तेफाक था। अब तुम मानो न मानो, मैं तो यही मानता हूं। लियू यूनेर ठंडी आह भरकर अपने कमरे की तरफ मुड़ जाती है। लिनफान राहत की सांस लेता है कि चलो पीछा छूटा, लेकिन तभी लियू यूनेर पीछे मुड़कर पूछती है कि तुम एडल्ट कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम, एडल्ट हायर एजुकेशन एग्जाम क्यों नहीं देते। जब तुम इतने कठिन फिजिक्स प्रॉब्लम्स हल कर सकते हो तो तुम्हारे लिए एग्जाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लिनफान अपना सिर सहलाते हुए कहता है कि इस दुनिया में जीने के बहुत से तरीके हैं और मैंने वो तरीका चुना है जिसमें मुझे खुशी और सुकून मिले। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। लियू यूनेर बंद दरवाजे को देखकर सोच में पड़ जाती है कि इस अजीब से आदमी के पीछे जरूर कोई ना कोई गहरी कहानी छिपी है। उधर कमरे में लिनफान को इस बात पर गुस्सा नहीं था कि लियांग शुचाओ ने उसका नाम उगल दिया, बल्कि उसने उल्टे इस बात का फायदा उठाकर लियांग शुचाओ को ब्लैकमेल किया और उससे गेम के 10,000 गोल्ड कॉइन्स ऐंठ लिए। गोल्ड कॉइन्स मिलते ही लिनफान मजे से गेम खेलने बैठ जाता है। अभी खेल शुरू ही हुआ था कि उसके फोन पर लियू यूनेर का मैसेज आता है। क्या तुम ऑनलाइन हो? लिनफान लिखता है हाँ। लियू यूनेर मैसेज भेजती है, मेरे लिए एक इक्वेशन सॉल्व करो। लिनफान मन ही मन सोचता है कि ये औरत तो खुद को शहंशाह समझ रही है। वो रिप्लाई करता है मैं नहीं करूंगा, और फोन साइड में रखकर वापस गेम में डूब जाता है। लेकिन तभी अचानक उसके घर के मुख्य दरवाजे पर बहुत ही जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है। दरवाजा खोलो। लियू यूनेर बाहर से चिल्लाती है कि लिनफान तुरंत दरवाजा खोलो, मत भूलो कि अब मैं तुम्हारी मालिक हूं। लिनफान घबराकर सोचता है कि अरे तेरी, मैं तो ये बात भूल ही गया था। वो दौड़कर दरवाजा खोलते हुए कहता है कि आ रहा हूं, चिल्लाओ मत, क्या बात है। लियू यूनेर गुस्से से पूछती है कि तुमने मुझे मना क्यों किया। लिनफान मन ही मन सोचता है कि ये औरत तो बेहद जालिम और दबंग है। वो साफ कहता है कि तुम मुझे एक ऐसी वजह बताओ कि मैं तुम्हें मना ना करूं। इसमें कौन सी अचरज की बात है, मेरी मर्जी, मैं जिसे चाहूं मना करूं। लियू यून एर ठंडे और सख्त लहजे में कहती है कि तुम दुनिया में किसी को भी मना कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। लिनफान भड़क जाता है कि तुम कोई तर्कशास्त्र जानती भी हो या नहीं, मैं तो तुम्हें मना करूंगा ही, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। लियू यून एर कहती है कि बाद में पछताना मत। लिनफान अकड़कर कहता है कि मैं पहले ही बता चुका हूं, मेरी डिक्शनरी में पछतावा नाम का कोई शब्द नहीं है। तभी लियू यूनेर अपनी जेब से वही एग्रीमेंट निकालकर थमाती है और कहती है कि जरा इसकी शर्तें पढ़ो। लिनफान कहता है कि ये तो वही किश्तों वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना। लियू यूनेर कहती है कि हाँ, अब इसकी आखिरी 3 लाइनें ध्यान से पढ़ो। लिनफान जब नीचे देखता है तो उसका दिमाग घूम जाता है। वो चिल्लाता है कि तुमने ऊपर तो इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था और इन आखिरी 3 लाइनों में इतने छोटे छोटे चींटी जैसे अक्षर लिखे हैं। तुम औरत कितनी शातिर हो। दरअसल उन 3 लाइनों का मतलब सीधा सा था, लियू यूनेर जो भी कहेगी वही सही माना जाएगा और लिनफान हमेशा गलत होगा। लियू यूनेर शांत चेहरे के साथ कहती है कि मैंने तुम्हें साइन करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से नहीं रोका था, ये तुम्हारी अपनी लापरवाही थी कि तुमने बिना पढ़े साइन कर दिया। लिनफान परेशान होकर पूछता है कि तो क्या मैं तुम्हारे सारे पैसे एक साथ एडवांस में लौटा सकता हूँ। लियू यूनेर साफ मना कर देती है कि नहीं, एक दिन पहले भी नहीं। अब फालतू बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें वीचैट पर सवाल भेज दिया है। सवाल देखते ही लिनफान बड़बड़ाता है कि श्रोडिंगर समीकरण, श्रोडिंगर इक्वेशन, ये थोड़ा जटिल है, इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स की लिमिटिंग रिएक्शंस का ध्यान रखना पड़ेगा। लियू यूनेर ये देखकर दंग रह जाती है कि इसने एक नजर में ही समझ लिया। वो मन ही मन सोचती है कि लिनफान, तुम आखिर किस मिट्टी के बने इंसान हो। कुछ ही मिनटों में लिनफान सवाल हल करके कागज थमाता है और कहता है कि लो हो गया सॉल्व, अब मेहरबानी करके बाहर जाओ, मुझे गेम में रेड रेड स्लैश डंजन पे जाना है। लियू यूनेर कागज लेके जाने लगती है, लेकिन लिनफान की नजर अचानक टेबल पर पड़े दूसरे पेपर पर पड़ती है। वो ध्यान से देखता है तो उसे समझ आता है कि लियू यूनेर ने उससे फर्जी कागजों पर साइन करवाए थे। लिनफान गुस्से से तिलमिला उठता है और जोर से चिल्लाता है कि लियू यूनेर, आज से मेरी और तेरी खानदानी दुश्मनी है। वो दरवाजे पर आकर चिल्लाता है कि धोखेबाज औरत। लियू यूनेर भी पलटकर जवाब देती है। दोनों को गैलरी में लड़ते देखकर पड़ोसी आंटी बाहर आती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों मियां बीवी अगर झगड़ा कर रहे हो तो कम से कम सीढ़ियों का रास्ता तो मत रोकोगे। लियू यूनेर तुरंत शर्माकर और चिढ़कर कहती है कि आंटी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम पति पत्नी नहीं है। आंटी हंसकर कहती हैं कि भले ही शादी ना हुई हो, पर तुम दोनों की जोड़ियां और शक्लें बिल्कुल एक दूसरे से मिलती हैं। फिर आंटी हंसते हुए निकल जाती हैं कि छोड़ो, तुम आजकल के युवाओं के मामले में मुझ जैसी बूढ़ी औरत को नहीं पढ़ना चाहिए। लियू यूनेर मुंह बनाकर लिनफान की तरफ देखती है और कहती है कि ज्यादा सपने मत देखो। लियू यूनेर कहती है कि ज्यादा सपने मत देखो, मेरी आंखें फूट जाएंगी, तब भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। लिनफान भी पलटकर कहता है कि जैसे मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूं। मैं, लिनफान, पूरी जिंदगी कुंवारा रह लूंगा, पर तुम जैसी औरत को कभी मुड़कर नहीं देखूंगा।
दोपहर में लाइब्रेरी की सहकर्मी फांग फांग दीदी पूछती हैं कि लिनफान बबल टी मिल्क टी पियोगे। लिनफान कहता है कि मेरे लिए मिक्स्यू मिक्स्यू का शिकंजी नींबू पानी लेमनेड मंगवा दीजिए। फिर पूछता है कि फांग फांग दीदी कितने पैसे हुए, मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। फांग फांग दीदी कहती हैं कि पैसे रहने दो, मेरी तरफ से ट्रीट है, लेकिन मेरी चाय पीने के बाद तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या दोपहर में दूसरी मंजिल की किताबों को अरेंज कर दोगे? मुझे दोपहर में किसी से मिलने जाना है, बिल्कुल टाइम नहीं है। लिनफान हंसकर कहता है कि कोई बात नहीं, समझ गया, पक्का बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही होंगी। फांग फांग दीदी बात संभालते हुए कहती हैं कि हाँ भी और नहीं भी, तुम ज्यादा जासूसी मत करो। काम खत्म होने के बाद शाम को फांग फांग दीदी कहती हैं कि लिनफान तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, चलो आज शाम का खाना मेरी तरफ से। लिनफान मुस्कुराकर कहता है कि फिर तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। रेस्टोरेंट में खाना खाते समय फांग फांग दीदी पूछती हैं कि लिनफान तुमसे एक बात पूछूं, अगर कोई लड़का किसी लड़की को कभी खुद से मैसेज ना करे लेकिन लड़की का मैसेज आते ही तुरंत पलक झपकते ही रिप्लाई कर दे, तो इसका क्या मतलब होता है? लिनफान ज्ञान देते हुए कहता है कि मुझे लगता है वो लड़का लड़की को परेशान नहीं करना चाहता, पर साथ ही ये भी महसूस कराना चाहता है कि वो हमेशा उसके लिए मौजूद है। फांग फांग दीदी मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि चलो खाना खाओ, कम पड़े तो और मंगवा लेना। फिर वे बताती हैं कि लिनफान हमारे डिपार्टमेंट में 2 पक्के प्रमोशन इंटरनल स्लॉट इंटरनल वैकेंसीज खाली हुए हैं, तुम थोड़ा ध्यान दो और डायरेक्टर लियू लियू जूनियर के पापा से थोड़ा उठना बैठना बढ़ाओ। लिनफान टालते हुए कहता है कि अरे छोड़िए, मैं तो आलसी इंसान हूं, ये मौका किसी और को दे दीजिए, मैं तो बस अपनी सुकून की जिंदगी जीना चाहता हूं। फांग फांग दीदी पेट पकड़ लेती हैं कि अरे राम, लिनफान जिंदगी में थोड़ा उत्साह लाओ, मुझे लगता है तुम्हें एक गर्लफ्रेंड की सख्त जरूरत है। ऐसा करती हूँ, मैं किसी दिन तुम्हारी मुलाकात एक अच्छी लड़की से करवाती हूँ। अच्छा बताओ तुम्हारी कैसी पसंद है? लिनफान बिना झिझके कहता है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए और उसकी फिगर बॉडी एकदम बढ़िया होनी चाहिए। फांग फांग दीदी पूछती हैं कि अगर खूबसूरती और फिगर को साइड में रख दें तो कोई और शर्त है? लिनफान तुरंत कहता है कि इन्हें साइड में कैसे रख सकते हैं, ये तो सबसे पहली शर्त है। फांग फांग दीदी पूछती हैं कि क्या तुम लड़की के संस्कार और दिल इनर ब्यूटी नहीं देखोगे? लिनफान कहता है कि पहले शुरुआती 2 शर्तें पूरी होंगी, उसके बाद संस्कार देखेंगे। फिर मुस्कुराकर पूछता है कि फांग फांग दीदी क्या मेरी डिमांड कुछ ज्यादा ही हाई है? फांग फांग दीदी तुरंत खड़ी होकर कहती हैं कि चलो। लिनफान पूछता है कि कहाँ? दीदी कहती हैं तुम्हारी जीवन संगिनी ढूंढने। रास्ते में फांग फांग दीदी समझाती हैं कि लिनफान ये लड़की बहुत अच्छी है, तुम्हारी सारी शर्तों पर खरी उतरती है, मौका हाथ से मत जाने देना। लड़कियों को पटाने का नियम है, तेज, सटीक और निडर फास्ट, एक्यूरेट एंड रूथलेस, हिचकिचाना मत, बात पक्की लगे तो सीधे प्रपोज कर देना, समझे? लिनफान कहता है अच्छा। माला टांग के रेस्टोरेंट में पहुंचकर फांग फांग दीदी आवाज लगाती हैं, लिंग लिंग यहाँ। उनकी सहेली टोंग लिंग लिंग चिढ़कर कहती है कि फांग फांग तुम भी कमाल करती हो, मुझे ऐसी जगह क्यों बुलाया? फांग फांग दीदी कहती हैं कि तुम्हें मसालेदार खाना पसंद है ना, और हाँ अपने सहकर्मी लिनफान से मिलो। तभी लिनफान जो सो रहा था चौंक कर उठता है कि अरे ये तीसरी सवारी कहां से आ गई। फांग फांग दीदी परिचय करवाती हैं कि ये मेरी दोस्त टोंग लिंगलिंग है। फिर लिंगलिंग से कहती हैं कि तुम हैंडसम लड़के की तलाश में थी ना, बताओ कैसा है? टोंग लिंगलिंग लिनफान को घूर कर देखती है और नाक भौं से कोड़ती है। लिनफान मन ही मन सोचता है कि मैंने तो अभी तक तेरी इस प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक शक्ल पर कुछ नहीं बोला, तो उल्टा मुझे देखकर मुंह बना रही है। फांग फांग दीदी दोनों को चुप देखकर कहती हैं कि तुम दोनों कुछ बोलते क्यों नहीं? लिनफान तुम लड़के हो, थोड़े आगे बढ़कर बात करो। लिनफान बर्तन उठाकर पूछता है कि क्या तुम्हें सिरका विनेगर चाहिए, कहो तो थोड़ा डाल दूं? लड़की रूखेपन से कहती है जरूरत नहीं है, शुक्रिया। फिर लिनफान लड़की की भरी हुई प्लेट देखकर कहता है कि सुनो, खाना बिल आधा आधा डच/AA सिस्टम होगा, तुम इतना ठूंस रही हो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। फांग फांग दीदी का सिर घूम जाता है। बाहर आकर फांग फांग दीदी गुस्से से लाल पीली हो रही होती हैं। लिनफान पूछता है कि फांग फांग दीदी आप ठीक तो है ना? फांग फांग दीदी चिल्लाती हैं कि चुप रहो, तुम पर तो मुझे तरस आ रहा है, तुम्हें डेट पर ले जाकर आज मैंने अपनी एक पुरानी सहेली हमेशा के लिए खो दी। लिनफान अकेले घर लौटते हुए गहरी सांस लेता है और सोचता है कि सच कहूं तो आज वाली इस नखरेबाज लड़की से तो अपनी वही रेफ्रिजरेटर लियू यूनेर 1000 गुना बेहतर है। लियू यूनेर गुस्से में चिल्लाती है कि हे तुमने देखा या नहीं, तुम बिल्कुल सिरफिरे पर्वर्ट हो। लिनफान मन ही मन सोचता है कि लो गलतफहमी और गहरी हो गई। वो सफाई देते हुए कहता है कि सुनो, अगर मैं कहूं कि मैंने जानबूझकर नहीं देखा तो क्या तुम यकीन करोगी? लियू यूनेर गुस्से से डांटती है कि दफा हो जाओ। तभी पड़ोसी आंटी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि और तुम कह रहे थे कि तुम दोनों मियां बीवी नहीं हो, घर आने में देर हो गई तो डांट पड़ गई ना। सच बताऊं तो औरतों का गुस्सा लहरों की तरह आता जाता रहता है, तुम्हें उन्हें प्यार से मनाना सीखना पड़ेगा। भले ही तुम सही हो, फिर भी मान लो कि गलती तुम्हारी ही थी। वैसे तुम दोनों एक ही कमरे में क्यों नहीं रहते? क्या झगड़ा होने पर अलग अलग कमरों में सो जाते हो? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, झगड़े के बाद दोनों को शांत होने का थोड़ा वक्त मिल जाता है। लिनफान मन ही मन अपना सिर पीट लेता है कि हे भगवान, ये कैसा अपार्टमेंट है, यहाँ या तो दिमाग से सटकी हुई महिला प्रोफेसर हैं या फिर रिश्तों की सलाहकार बनी बैठी है आंटी। उधर आंटी मुड़ते हुए सोचती हैं कि अरे रे, इन आजकल के नए जोड़ों को प्यार की बिल्कुल समझ नहीं है। सुबह लियू यूनेर अपनी कार में बैठकर लिनफान को देखती है और सोचती है कि कितना बड़ा धोखेबाज है। फिर सोचती है कि क्या इसे कॉलेज तक लिफ्ट दे दूं, आखिर रास्ता तो एक ही है। पर फिर चिढ़कर सोचती है कि रहने देती हूं, ये इंसान दिमाग खराब कर देता है।
उधर रास्ते में लिन फान पैदल चलते हुए बड़बड़ाता है कि मेरी किस्मत ही इतनी खराब क्यों है। तभी लियू यूनेर अपनी कार उसके पास रोकती है और हुक्म देती है कि बैठो। लिन फान अकड़ कर कहता है कि नहीं बैठूंगा। लियू यूनेर डांटती है कि मैं कह रही हूं चुपचाप बैठो, पीछे से गाड़ियां आ रही हैं। लिन फान कार में बैठते ही उसकी खुशबू सूंघ कर कहता है कि तुमने कार में गिवेंची गिवेंची पिंक वेरी इरिसिस्टिबल का परफ्यूम इस्तेमाल किया है ना, ये भी तुम्हारी पर्सनैलिटी से मेल नहीं खाता। ये परफ्यूम उन महिलाओं पर अच्छा लगता है जो चुलबुली और खुले दिल की होती हैं। लियू यूनेर मन ही मन जल भून जाती है कि ये बंदा हर बार मेरे परफ्यूम के टेस्ट पर सवाल उठाता है, पर अंदर ही अंदर वो मानती है कि इसे परफ्यूम की समझ मुझसे ज्यादा है। वो चिल्लाती है कि तुम पक पक बंद करोगे, कार में बैठते ही बोलना शुरू कर देते हो। लिन फान घबरा कर कहता है कि अरे तुम मोड़ पर इंडिकेटर क्यों नहीं दे रही, तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस कब मिला। लियू यूनेर ठंडे लहजे में कहती है कि पिछले महीने। लिन फान की आंखें फटी रह जाती हैं कि तो तुम नौसिखिया न्यूबी ड्राइवर हो। लियू यूनेर चिढ़कर कहती है कि हाँ हूं, तो क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है। लिन फान कहता है कि नहीं। लियू यूनेर कहती है कि जब नहीं आती तो अपना मुंह बंद रखो। लियू यूनेर अचानक गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है। लिन फान डर के मारे सीट पकड़ लेता है कि अरे बाप रे, धीरे चलाओ धीरे, मेरी तो जान निकल रही है। ये पिछले महीने लाइसेंस लेने वाली नौसिखिया नहीं, ये तो रेसिंग ड्राइवर लग रही है। वो गिड़गिड़ाता है कि दीदी भगवान के लिए थोड़ा धीरे चला लो। इंसान को गुस्सा दिलाना आसान है, पर मैं अपनी जिंदगी के 2.5 सेकंड और जीना चाहता हूं। ब्रेक लगते ही लिन फान कहता है कि अरे मैडम, ब्रेक दबाने से पहले। लेकिन लियू यूनेर बीच में ही काटते हुए कहती है कि उतरो। लिन फान चौंक कर पूछता है कि क्या कहा। लियू यूनेर कहती है कि मैंने कहा अभी के अभी गाड़ी से उतरो, यहां से कॉलेज सिर्फ 500 मीटर दूर है, पैदल चले जाओ। लिन फान मन ही मन सोचता है कि ये रेफ्रिजरेटर लियू यूनेर शायद डर रही है कि कॉलेज में कोई हमें साथ देखकर अफवाह न फैला दे। वो कार से उतरते हुए पूछता है कि तुम्हारी ड्राइविंग देखकर लगता ही नहीं कि तुम नौसिखिया हो, सच बताओ लाइसेंस कब मिला था। लियू यूनेर कार का शीशा नीचे करके कहती है कि मिला तो पिछले महीने ही था, पर विदेश में मैं रेस कार स्पोर्ट्स/रेस कार चलाती थी। अब चुपचाप नीचे उतरो। नहीं भाई, ये रहा इस मंडेरियन चाइनीज ट्रांसक्रिप्ट का बिल्कुल पूरे हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में नरेशन वॉइस ओवर फॉर्मेट, बिल्कुल सेम लेंथ, स्टोरी लाइन और कंटिन्यूअस नैरेटिव फ्लो के साथ। लियू यूनेर गुस्से में चिल्लाती है कि फौरन मेरी गाड़ी से बाहर निकलो। क्या कहा, नहीं उतरोगे, ठीक है रुको तुम। लिन फान बेबस होकर पैदल चलने लगता है और मन ही मन सोचता है कि जब से मैं इस लियू यूनेर से मिला हूं, मेरी पूरी जिंदगी ही त्रासदी ट्रेजेडी बन गई है। लाइब्रेरी पहुंचते ही उसका सहकर्मी पूछता है कि क्या हुआ लिन फान, तुम इतने थके हारे और ढीले क्यों लग रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे बीमार हो। लिन फान सिर हिलाकर कहता है कि नहीं अंकल, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा सा आराम करूंगा तो सब सही हो जाएगा। अंकल कहते हैं कि ठीक है, तुम जाकर आराम कर लो, वैसे भी सुबह के वक्त लाइब्रेरी में कोई खास भीड़ नहीं होती। फिर अंकल बताते हैं कि हाल ही में यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों के लिए 2 इंटरनल परमानेंट वैकेंसी निकली हैं, मैं तुम्हारे लिए 1 सीट की सिफारिश करने की सोच रहा हूं। लिन फान आलस दिखाते हुए कहता है कि रहने दीजिए अंकल, मेरी कोई बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं है, ये मौका किसी और मेहनती नौजवान को दे दीजिए। अंकल हंसकर कहते हैं कि अब ये तुम्हारे बस में नहीं है, मैंने तो तुम्हारा नाम पहले ही आगे भेज दिया है। थोड़ा सा इंटरव्यू की तैयारी कर लो, ये मौका बहुत मुश्किल से मिलता है, इसे हाथ से मत जाने देना। तभी लाइब्रेरी का दूसरा साथी त्यान भाई आता है और पूछता है कि लिन फान, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है। लिन फान कहता है कि कुछ नहीं। फिर लिन फान उससे पूछता है कि त्यान भाई एक बात बताओ, अगर कोई बर्फ की चट्टान जैसी सख्त औरत पिघल जाए तो क्या होगा। त्यान भाई गंभीर होकर कहता है कि मुझे बाकी तो नहीं पता, लेकिन अगर पर्यावरण एनवायरनमेंट के नजरिए से देखें तो अगर बर्फ की विशाल चट्टानें पिघल गईं तो समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और पूरी मानव जाति का विनाश हो जाएगा। लिन फान अपना सिर पीट लेता है कि इसे कहते हैं पूछा कुछ और, जवाब मिला कुछ और। त्यान भाई आगे कहता है कि अगर बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाओ, खुद ही झेलते मत रहो। तभी लिन फान देखता है कि फांग फांग दीदी और त्यान भाई के बीच कोई बात चल रही है और मन ही मन सोचता है कि इन दोनों के बीच भी जरूर कोई ना कोई पुरानी कहानी है। तभी लिन फान का फोन बजता है, लियू यूनेर का फोन है। वो चिढ़कर कहती है कि इतनी देर बाद मेरा फोन उठाया, क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है। पुरानी जगह पर आओ, तुम्हें घर ले चलती हूँ, 20 मिनट में पहुंचो। फोन कटते ही लिन फान सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही उसके बुलाने पर चला गया तो क्या मैं बहुत डरपोक और बेबस नहीं लगूंगा। अगले ही पल फोन फिर बजता है, समय पूरा हो गया, तुम कहां हो। लिन फान घबराकर झूठ बोलता है कि मैं बस स्टॉप पर ही हूं, पहुंचने वाला हूं। लियू यूनेर ठंडे लहजे में कहती है कि पुरानी जगह पहुंचो, अगर नहीं आए तो अंजाम खुद भुगतना। लिन फान आह भरते हुए सोचता है कि छोड़ो यार, जाना ही पड़ेगा। कार में बैठते ही लिन फान राहत की सांस लेता है कि शुक्र है भगवान का, मैं अभी भी जिंदा हूं। लियू यूनेर ड्राइविंग करते हुए कहती है कि सुनो, यूनिवर्सिटी के कुछ पुराने कर्मचारी रिटायर हुए हैं और कुछ स्थायी सीटें खाली हुई हैं, मैं तुम्हारे लिए 1 सीट की सिफारिश करके तुम्हें परमानेंट करवा देती हूँ। लिन फान मना करता है कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं ठहरा आलसी इंसान, ये परमानेंट होने का मौका किसी और को दे दो। लियू यूनेर अकड़ कर कहती है कि अब ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, मैंने रिकमेंडेशन लेटर लिख दिया है, कल सुबह तक जवाब आ जाएगा। लिन फान उदास होकर कहता है कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। लियू यूनेर हैरान होकर पूछती है कि तुम इतनी जल्दी मान कैसे गए, ये तो मेरी उम्मीद के उलट है। लिन फान कहता है कि अब मैं कर भी क्या सकता हूं, बात दिल पे लगाने से बेहतर है कि इसे चुपचाप स्वीकार कर लूं,
वैसे भी तुम तो बस एक प्रोफेसर ही हो, तुम्हारी बात की कॉलेज में भला कितनी वजनदारी होगी। लियू यूनेर गर्व से कहती है कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वे मेरी बात टाल सकें। लिन फान पूछता है कि क्यों। लियू यूनेर कहती है कि क्यों का कोई जवाब नहीं, अगर मैंने कह दिया तो उन्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। लिन फान मन ही मन हंसता है कि खुद को शहंशाह समझ रही है। शाम को अपार्टमेंट की गैलरी में पड़ोसी अंकल लिन फान को देखकर कहते हैं कि बेटा, तुम दोनों में अभी भी कोल्ड वॉर चल रही है क्या? जब गलती हो तो मान लेनी चाहिए, और अपनी पत्नी से माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। लिन फान झल्लाकर कहता है कि अंकल, वो मेरी पत्नी नहीं है। अंकल मुस्कुराते हैं कि एक ही बात है, आज गर्लफ्रेंड है तो कल पत्नी बनेगी। मेरी सलाह मानो, बड़े दिल वाले बनो और साफ साफ माफी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। लिनफान बेबस होकर कहता है कि मेरा उससे सच में कोई रिश्ता नहीं है। रात को कमरे में लिनफान सोचता है कि देखता हूं खाने में क्या मंगवाऊं। तभी लियू यूनेर उसके कमरे का दरवाजा खटखटाती है। लिनफान दरवाजा खोलकर पूछता है कि क्या हुआ। लियू यूनेर हुक्म चलाती है कि मेरे लिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर करो, मुझे पिज्जा खाना है। लिनफान पूछता है कि क्या तुम खुद ऑर्डर नहीं कर सकती। लियू यूनेर अपनी जेब से एग्रीमेंट का रोप झाड़ते हुए कहती है कि मत भूलो कि अब मैं तुम्हारी मालिक फाइनेंसियर हूं। लिनफान तुरंत अपने सुर बदलते हुए मक्खन लगाता है कि जी हुजूर, अभी ऑर्डर करता हूं।